Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, today is our next video of freedom struggle movement. So friends, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्विट इंडिया मूवमेंट से. So friends, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. So friends, प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं. प्लेलिस्ट पे मैंने सभी वीडियोस डाली हुई हैं. आप प्लेलिस्ट से जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट से. सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से सेशन में इसका रेजोल्यूशन पास हुआ. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में कि क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन कांग्रेस के कौन से सेशन में पास हुआ. सो ये पास हुआ था बॉम्बे सेशन में. और उस वक्त आईएनसी की प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट थे उस वक्त अब्दुल कलाम आज़ाद. तो फ्रेंड्स, याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद. और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 1942 में. और इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, कॉल दी क्या? डू और डाई. ठीक है, करो या मरो. ये क्वेश्चन बनता है कि करो या मरो गांधी जी ने कब स्लोगन दिया? ये दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम. सो दिस मूवमेंट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट. सो क्विट इंडिया मूवमेंट में कोई भी एक प्रोमिनेंट लीडर नहीं था. इसमें इंडिविजुअल लेवल पे गांधी जी ने बोल दिया करो या मरो. ठीक है. टर्म क्विट इंडिया वाज गिवन बाय यूसुफ मेहर अली. सो ये क्वेश्चन बनता है, क्विट इंडिया की टर्म किसने दी थी? ये दी थी यूसुफ मेहर अली ने. परमिशन फॉर दिस मीटिंग वाज गिवन इन वादा मीटिंग इन जुलाई 1942. सो इसमें इस मूवमेंट की परमिशन जो आईएनसी ने जब बोला ऑफिशियली, वो बोला था वादा मीटिंग के टाइम. मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942 बाय गांधी जी. ठीक है. ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए तो ये हुई थी 8 अगस्त. कब हुई थी? 8 अगस्त 1942. फाइन. द क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो कॉल्ड अगस्त मूवमेंट और अगस्त क्रांति. सो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं. जैसे अगस्त मूवमेंट किस मूवमेंट का नाम है, या अगस्त क्रांति किस मूवमेंट का नाम है, या अगस्त क्रांति कौन सी ईयर में लॉन्च हुई थी. सो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के ही बाकी नाम है. सो फ्रेंड्स, हमने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो आईएनसी की बॉम्बे मीटिंग में पास हुआ था. सो यहीं से द मीटिंग वाज हेल्ड इन ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ऑन 7 अगस्त 1942. और वहीं पे इसको कहा जाता है अगस्त क्रांति मैदान. अगस्त क्रांति मैदान किसको कहा जाता है? ग्वालियर टैंक मैदान को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति मैदान. फाइन. सो क्विट इंडिया मूवमेंट किस लिए लॉन्च किया? क्योंकि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, पॉसिबल जापानीज इन्वेजन, क्योंकि उस वक्त जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और थर्ड था गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई. सो ये 3 कारणों के कारण हमें क्विट इंडिया लॉन्च करनी पड़ी. एवरी पर्सन इज इट्स ओन लीडर. हमने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो लीडरलेस मूवमेंट थी, इसलिए गांधी जी ने कहा एवरी पर्सन इज इट्स ओन लीडर. सोल्जर्स नॉट टू लेफ्ट देयर जॉब बट डिड नॉट फायर ऑन इंडियन. और गांधी जी ने कहा कि जो सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में जो एम्प्लॉय हैं उनको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इंडियंस पे फायर नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स लीव स्टडी इन देयर ओन चॉइस. और स्टूडेंट को उन्होंने चॉइस दिया कि आपकी अपनी मर्जी है, आपको स्टडीज़ छोड़नी है या कंटिन्यू करनी है. ठीक है. ऑन 9 अगस्त 1942 ऑल टॉप लीडर्स वर अरेस्टेड. सो इसी क्विट इंडिया मूवमेंट ने जब ऑल इंडिया में फैल गया तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो मेजर लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर दिया. गांधी जी एंड सरोजिनी नायडू वर सेंट टू आगा खान पैलेस बॉम्बे. वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट किया गया था. राजेंद्र प्रसाद सेंट टू पटना. राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल भेजा गया. और जो बाकी के लीडर्स थे उनको अहमदनगर जेल में बाय ट्रेन भेजा गया. सो टू स्टॉप द मूवमेंट. लेकिन मूवमेंट स्टॉप नहीं हुई थी. मूवमेंट स्टॉप नहीं हुई. अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, ये थे प्रोमिनेंट लीडर्स, इनको तो उन्होंने अरेस्ट कर दिया, लेकिन बाकी जो अंडरग्राउंड आप समझ सकते हैं कि जो पब्लिकली एक्सपोज बाहर नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी अपनी मूवमेंट जारी रखी. और वो कौन कौन से लीडर्स थे? वो थे सबसे पहले राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, उषा शर्मा, बिजू पटनायक. इन सब लीडर्स ने अंडरग्राउंड रह के पब्लिक में कम आके मूवमेंट को कंटिन्यू रखा. किसके थ्रू? हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने किसके थ्रू मूवमेंट को कंटिन्यू रखा. उन्होंने कंटिन्यू रखा बाय बाय उनको पब्लिसाइज पैम्फलेट्स. जो पैम्फलेट्स बनाते थे उनको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर मैगजीन्स के थ्रू. उषा मेहता स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो नोन एज कांग्रेस रेडियो. सो फ्रेंड्स, ये मैंने रिसेंटली क्वेश्चन देखा है
आपको इसमें सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो रेडियो से अनाउंसमेंट वगैरह की थी वो किस लीडर ने की थी, वो की थी उषा मेहता ने। सो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पैरेलल गवर्नमेंट्स सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हम देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट बलिया इन यूपी, जो यूपी में एक जगह का नाम है बलिया, वहाँ पे किसने सपोर्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किया चित्तू पांडे ने। और तमलुक इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे किसने किया, सतीश चंद्र समंत्रा। और सतारा इन महाराष्ट्र, यहाँ पे किसने किया, नाना पाटिल एंड वाई बी चौहान ने। After the end of World War II, entire population of Muslim League majority areas in northwest and northeast India to decide by a plebiscite. So friend, plebiscite का मीनिंग होता है पब्लिक ओपिनियन। सो ये सीआर फार्मूले के अकॉर्डिंगली जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनको ओपनली ऑप्शन दिया जाएगा कि वो उनकी अपनी चॉइस होगी कि वो पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ये पब्लिक पेपर इम्पोज नहीं था, उनको अपना ऑप्शन दिया गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट देयर वुड बी जॉइंट कंट्रोल ऑन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। सो ये भी रखा गया कि मतलब अगर इन केस न्यू स्टेट की फॉर्मेशन होती है, मतलब पाकिस्तान की फॉर्मेशन होती है, तो जो मेन मैटर्स होंगे जैसे डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का, कम्युनिकेशन के जो मैटर्स होंगे वो जॉइंटली हैंडल किए जाएंगे, ना कि इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों अलग अलग नहीं, जॉइंटली हैंडल किए जाएंगे ये। सो फ्रेंड्स इसके बाद आता है जिन्नाज ऑब्जेक्शंस। Jinnah was of the view that only Muslims should be entitled to vote for partition and not the whole population of the disputed area. Therefore, this plan was a failure. So जिन्ना के अकॉर्डिंगली ये था कि जैसे प्रीवियस हमने देखा सीआर फार्मूला में ओपनली पब्लिक को ये ऑप्शन दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ, लेकिन यहाँ पे जिन्ना का पॉइंट ये था कि सिर्फ मुस्लिम को ही ये अधिकार दिया जाए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, ना कि अदर कम्युनिटीज़ को। इसीलिए इस प्लान को फेलियर घोषित किया गया था। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है दिसाई लियाकत पैक्ट। दिसाई लियाकत पैक्ट ये आता है नेक्स्ट। ये कब साइन हुआ, ये हुआ जनवरी 1945 में। बुल्ला भाई दिसाई फ्रॉम कांग्रेस साइड, लियाकत अली फ्रॉम मुस्लिम लीग। देयर वाज एन अनदर अटेम्प्ट टू एंड द डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग। इस पैक्ट में कांग्रेस साइड से कौन आया, बुल्ला दिसाई भाई, और मुस्लिम लीग की साइड से कौन आया, लियाकत अली। ठीक है, ये मतलब एक अटेम्प्ट किया गया था कि जो मुस्लिम कांग्रेस लीग और कांग्रेस के बीच में जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उसको क्लियर करने के लिए ये पैक्ट साइन करवाया। दिसाई a senior Congress leader met Liaquat Ali Khan, deputy leader of Muslim League, and came up with a proposal for the formation of interim government as center with the following proposals. इस पैक्ट का रिजल्ट ये आया कि उन्होंने एक मतलब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने का एक प्रपोजल रखा कि सेंटर में एक इंटरिम गवर्नमेंट हो, मतलब दोनों की कॉमन गवर्नमेंट हो। ठीक है, और इसमें फॉलोइंग प्रपोजल्स रखे गए। कौन कौन से प्रपोजल थे अभी हम पढ़ेंगे। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड द लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, सिंपल है। 20% रिजर्वेशन ऑफ मिनॉरिटीज, commander in chief to be an Indian and viceroy also Indian, but Jinnah did not agree, so this plan also failed. बाकी की दो शर्तें तो ठीक है वो मान रहे थे, लेकिन जो थर्ड शर्त थी कि कमांडर इन चीफ भी इंडियन होगा और वाइसराय जो है वो भी इंडियन होगा, ये जो थी ये जिन्ना एग्रीड नहीं हुआ इस कंडीशन पे, इसलिए इस प्लान को फेलियर घोषित किया गया। एक तो थर्ड कंडीशन पे नहीं एग्री हुई जिन्ना, और एक सेकंड कंडीशन पे भी वो एग्री नहीं हुए। सेकंड कंडीशन ये थी 20% रिजर्वेशन प्लान आल्सो नॉट एग्रीड बाय जिन्ना। ठीक है, 20% जो रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज थी इस पे भी जिन्ना एग्रीड नहीं हुए थे, इसीलिए ये प्लान फेलियर घोषित किया गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये शिमला कॉन्फ्रेंस या वेवल प्लान ये कब हुआ, ये हुआ हमारे पास जून 1945 में। लॉर्ड वेवल, it was an attempt made by the new Viceroy Lord Wavell to resolve the constitutional deadlock in India. He released all political leaders and invited them to Shimla and to discuss the future constitutional discourse. ठीक है, वेवल का ये था कि जो यहाँ पे डेडलॉक बन रहा था कांग्रेस और लीग के बीच में, इसको खत्म किया जाए। इसके लिए इसने क्या किया, जो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको मतलब अरेस्ट किया होता, डिटेन्ड थे, उनको रिलीज कर दिया और उनको शिमला इनवाइट किया कि इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ऑल अदर मेंबर्स वर इंडियंस। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड हिंदू मुस्लिम इक्वली रिप्रेजेंटेटिव,
मतलब जो लेजिस्लेचर बनेगा वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो थे उनको इक्वली मतलब वहाँ पे सीट्स का पार्टीशन होगा। मेजर इशू ऑन विच द कॉन्फ्रेंस फेल्ड to arrive at a solution was the manner in which the Muslim members of the Executive Council were to be selected. So ये जो विवल प्लान था ये भी मतलब फेल हो गया। किस लिए? मेजर काज क्या था कि मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस तरह से सिलेक्ट किए जाएंगे, इस मैटर पे आके ये विवल प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद इलेक्शंस होते हैं ब्रिटेन में इलेक्शंस होते हैं, उसके कारण जो वेवल थे वो मतलब उनको सत्ता से चले गए। और नेक्स्ट हमारे कौन सा है वैसे ये आगे क्लीमेंट एटली आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान 1946। फाइन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसके 3 मेंबर्स थे। इन तीनों मेंबर्स के आपको नाम याद रखने हैं कि हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फर्स्ट है अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। ये तीनों मेंबर वही हैं जो क्रिप्स मिशन में आए थे इंडिया में। फाइन, Alexander was first Lord of Admiralty, Stafford Cripps was the President of Board of Trade, and Patrick Lawrence was Secretary of State. They reached Delhi on March 24, 1946. और ये दिल्ली में कब पहुंचे? मार्च 24, 1946 को ये दिल्ली पहुंचे। ये कैबिनेट मिशन प्लान लाने का पर्पस क्या था? टू सेटल द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, और सेकंड था टू फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। इसके मेजर पॉइंट्स क्या थे? अभी हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के मेजर पॉइंट्स। रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान, ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया, सबसे पहले तो इसने पाकिस्तान की जो अलग स्टेट की डिमांड थी उसको रिजेक्ट किया, और जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज थे उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। सेक्शन ए में आए मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, यह है सेक्शन ए में। सेक्शन बी के अकॉर्डिंगली क्या आया? पंजाब, फिर आया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर पाकिस्तान, सिंध, यह है सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में आया बंगाल और असम। British ruled 11 provinces, divided India into 11 provinces during their rule. On July 29, 1946, Muslim League boycotted the elections and Jinnah gave a slogan "Direct Action" on August 16, 1946. फ्रेंड्स, इसके बाद ये हुआ कि जो जिन्ना थे उन्होंने इलेक्शंस जो आ रहे थे उनको बाइकआउट कर दिया और स्लोगन दे दिया डायरेक्ट एक्शन का। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट एक्शन का स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था जिन्ना ने, और कब दिया? अगस्त 16, 1946 को दिया। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ कि कंट्री में दंगे होना शुरू हो गए, इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन शुरू हो गई, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट आता है हमारे पास माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान इज नथिंग बट इट इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये आया 3 जून 1947 को। इट वाज द लास्ट प्लान ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रोविजंस क्या थे इसके? फ्रीडम विद पार्टीशन फार्मूला, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर्स, ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, पार्टीशन हैपेंड विद 2 डोमिनियंस हैविंग 2 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, फ्रीडम वुड कम ऑन 15 अगस्त 1947। ये डिसाइड हो गया था कब? ये डिसाइड हो गया था माउंटबेटन प्लान में कि इंडिया को फ्रीडम कब मिलेगी, मतलब इंडिपेंडेंस कब होगी? 15 अगस्त 1947 को। फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का पूरा लेक्चर। ये फ्रेंड्स मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में बनाया है ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की जरूरत पड़े, ज़्यादा डिटेल थ्योरी मैंने नहीं डाली इसमें। होप सो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये अच्छी लगी ये सीरीज़ तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।